हाँ, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। काव्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बहुत ही शानदार और अच्छा टॉपिक लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है मनोविज्ञान की विधियाँ एवं शिक्षण विधियाँ। मनोविज्ञान की विधियाँ एवं शिक्षण विधियाँ। हाँ, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संजय धाकड़ जी, जय टेकरी सरकार की। सरिता बलाले जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल जुड़ जाइए। नीलू धाकड़ जी, गुड इवनिंग। आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। बहुत शानदार टॉपिक है बाल विकास का। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। लोगों तक हमारा जो कालांश है, हमारी जो मेहनत है, वो दूर दराज तक पहुंच सके, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। और शानदार टॉपिक के साथ में हम आज मिले हैं, जिसका नाम है मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ। टॉपिक अच्छा है। अनेक प्रकार की जो आपकी भ्रांतियां हैं, आज हम उनको दूर कर लेंगे। किस विधि के कौन जन्मदाता हैं और किस विधि में किसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एग्जामों में यहाँ से घुमा फिरा करके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी और लोगों तक पहुँचा दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? प्रयोगात्मक विधि क्या है और किसने दी है? सबसे पहले तो यह ज्ञात होना चाहिए। प्रयोगशाला विधि और प्रयोगात्मक विधि दोनों में अंतर होता है। प्रयोगशाला विधि जॉन मॉरविल ने दी है। प्रयोगशाला, अगर हम प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं तो जॉन मॉरविल प्रयोगशाला जॉन मॉरविल और प्रयोगात्मक विधि की बात करते हैं तो विलियम वुंट के सिंगल एकल चर पर नियंत्रित आधारित विधि है। हाँ, विलियम वुंट के विचारों पर आधारित है। 1879 में सर्वप्रथम विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला खोली थी और बुद्धि पर सर्वाधिक प्रयोग किए गए थे। वहां से ये शब्द आया है प्रयोगात्मक। तो बताइए क्या आंसर जाएगा इसका? निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? ए ऑप्शन देखिए, व्यवहार का अवलोकन। बी है विषयों का मिलान। सी है नियंत्रित परिस्थितियां और डी है व्यवहार का अध्ययन। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। शिवनंदन यादव जी डी बता रहे हैं। भगवान सिंह डी बता रहे हैं। मीना बानू जी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गौरव चंदेल भी आप डी बता रहे हैं। मीना बानू जी आप भी डी बता रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का बच्चों, बिल्कुल लगे रहिए। परंतु अभी तक सही उत्तर नहीं आया है, आप सही उत्तर की तरफ आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? व्यवहारात्मक विधियां तो वो होती है जिनमें व्यवहारात्मक अवलोकन किया जाता है, व्यवहारों का ही निरीक्षण किया जाता हो। हाँ, दीपक धाकड़ जी नमस्ते। गौरव चंदेल जी गुड इवनिंग बेटा, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी और आंसर दीजिए। आपके सम्मुख एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है और जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। दीपक धाकड़ जी, गौरव चंदेल जी। अच्छा, दीपक धाकड़ बोल रहे हैं डी है कहीं? डी तो नहीं है बच्चों, सही आंसर बताइए। डी तो नहीं है।
आंसर आना प्रारंभ हो गए हैं। सचिन अहिरवार सी, बहुत बढ़िया। नीलू धाकड़ जी बहुत बढ़िया, बेहतरीन। राजू लोधा जी ए। देखिए बच्चों, प्रयोगात्मक विधि वो होती है जिसमें हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले 1879 में अगर हम बात करें तो विलियम वुंट ने सबसे पहले इस विधि को खोजा था, विलियम वुंट ने। और विलियम वुंट ने जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित की थी। और प्रयोगशाला विधि जो है वो नियंत्रित परिस्थितियों में होती है, नियंत्रित परिस्थितियों में, कंट्रोल सिचुएशन में होती है। और यह सिंगल एकल चर पर आधारित होती है, वेरिएबल सिंगल। इसी तरह से इस विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। अनुभा सोनी जी बिल्कुल नमस्ते। राकेश जामोद जी सी, बहुत बढ़िया। भगवान जगवान गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अशोकनगर एमपी से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है, बंधन है जगवान सिंह जी। तो इसका आंसर जाएगा बच्चों सी आंसर। इसका क्या रहेगा? सी आंसर। यह नियंत्रित परिस्थितियों में संपन्न होने वाली विधि है। तो प्रयोगात्मक विधि जो है वो नियंत्रित होती है, ऐसा नहीं है कि अनियंत्रित है, उसमें कुछ भी करें। आप कोई सा भी प्रयोग करोगे तो उसकी नियंत्रित कंडीशन होगी, उसकी नियंत्रित सिचुएशन होगी। तो आपने लगाया व्यवहार का अध्ययन। प्रयोगात्मक विधि में व्यवहारों का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि नियंत्रित परिस्थितियों का होता है, क्योंकि कोई भी प्रयोग कुछ सिचुएशन, कुछ कंट्रोलिंग सिचुएशन के तहत किया जाता है। चाहे तो वो थॉर्नडाइक का प्रयोग हो, चाहे वो स्किनर का हो। तो इसका श्रेष्ठ आंसर जाएगा नियंत्रित परिस्थितियां। इसमें सबसे अधिक अवयव, अवयव जानते हो, चरण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण क्या है, अवयव क्या है, नियंत्रित परिस्थितियां है बेटा। तो सबसे सर्वाधिक आवश्यक अवयव व्यवहार का अध्ययन नहीं है, नियंत्रित परिस्थितियां है। बाकी अध्ययन तो बाद में होंगे। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। बताइए, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, आंसर दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन, गर्भकाल में। देखिए, क्या गर्भकाल में अध्ययन किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का? क्या जन्म से किया जाता है? बी ऑप्शन। सी है जीवन पर्यंत का किया जाता है, और डी है किशोर अवस्था में किया जाता है। इसका आंसर तो लगभग सभी का सही आना चाहिए। नीलू धाकड़ जी का आंसर सबसे पहले आया है। अच्छा, सरिता बलालिया जी का पहले आया है, सी। हाँ, नीलू धाकड़ जी का सी, पूर्ति धाकड़ का सी, उदय यादव सी, गौरव चंदेल सी, परमार, हाँ जीवन पर्यंत, बहुत बढ़िया। प्रियंका धाकड़ जी सी, संजय धाकड़ जी सी, बहुत बढ़िया। क्या आंसर है आपके? बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बच्चों का। बिल्कुल, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है और जीवन पर्यंत का अध्ययन किया जाता है। हाँ, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और स्टेटस पे डाल दिया करो, इसको स्टेटस पे डाल दिया करो, जिससे और बच्चे भी जुड़ जाएं तुरंत ही। आप अपने अपने स्टेटस पे डाल दें, लाइक जरूर करें। अभी आप लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए की जा रही है, आपके परिवारजनों के लिए, जो छोटे भाई बहन हैं, कहीं भी रहते हो ग्रामीण क्षेत्रों में, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की, रीट की, बिल्कुल शेयर कीजिए। बाल विकास सभी जगह काम आती है, महिला पर्यवेक्षक में भी आती है, कुछ प्रश्न तो पीएससी और एसआई में भी पूछे जाते हैं। तो आंसर जाएगा बच्चों जीवन पर्यंत। तो जिनका भी आंसर है जीवन पर्यंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जो प्रयास किया है बड़ा सराहनीय रहा है। तो जीवन पर्यंत का अध्ययन किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन के जीवन पर्यंत का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को मापा तोला नहीं जा सकता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जल्दी से। हाँ, प्रश्न क्रमांक तीसरा, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? बताइए, कैसी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है? पहला है प्रश्नकर्ता विधि, दूसरा है मनोभौतिक विधि, तीसरा है आत्मनिष्ठ अंकन विधि, और डी है प्रयोगात्मक विधि।
क्या आंसर जाएगा? देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन। प्रश्न तीसरा ही है, कोई ज्यादा नहीं है। आंसर बताइए कौन सा है? डी आंसर बता रहे हैं, मुस्कान अहिरवार डी। हाँ, और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सरिता बलाला जी डी, मनीष मीना डी, शिमला बरेला जी बी आंसर, सरिता जी डी, अनुभव सोनी जी 3 का डी है सर, प्रियंका धाकड़ जी डी, दीपक धाकड़ जी डी, मनीष जाटव जी बी, भैयालाल जी डी, संजय धाकड़ जी 3 का डी। अच्छा, मनीष जाटव जी 3 का बी, नीलू धाकड़ जी बी, मुस्कान अहिरवार जी सर डी है। मनोनैतिक, मनोभौतिक है वो, मनोभौतिक, मनोनैतिक, मनोभौतिक। श्वेता कुशवाहा जी, जगवान सिंह। देखिए, आपके आंसर आए हैं, परंतु देखिए किस विधि में उद्दीपन, उद्दीपन का अर्थ होता है बेटा जिस चीज को देख करके हमारे अंदर उत्तेजना आती है वो उद्दीपन का कार्य करता है। उद्दीपन वो है, उद्दीपक को देखकर जो मनोभाव आते हैं वो उद्दीपन है। सामने आपके लक्ष्य है और लक्ष्य आपको सक्रिय बना रहा है तो वो उद्दीपन कर रहा है, आपको उत्तेजित कर रहा है। आपको भूख लगी है, सामने मिठाई रखी है तो मिठाई उद्दीपक है, परंतु आपके अंदर जो खाने की चेष्टा आई है वो उद्दीपन है। उद्दीपन अनुक्रिया, अब उद्दीपन जो हुआ है तो अनुक्रिया तो होगी, खाने के लिए उन्हें अनुक्रिया तो होगी ना। उद्दीपन के परिणाम स्वरूप के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्नकर्ता ही होता है, उसमें उद्दीपन कहाँ होता है? मनोभौतिक में मन की भौतिक स्थिति होती है, मन में भौतिक अनुक्रियाएं होती है, लेकिन मनोभौतिक ही है वो। आत्मनिरीक्षण या आत्मनिष्ठ अंकन विधि, आत्मनिष्ठ अंकन विधि वो होती है जिसमें हम स्वयं के व्यवहारों का, स्वयं के विचारों का, स्वयं के गुणों का, अवगुणों का अध्ययन करते हैं और अंकन के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं। प्रयोगात्मक विधि वो है जिसमें हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग हमें कहीं ना कहीं करने के लिए एक उद्दीपन सा लाते हैं जिससे हम अनुक्रिया करने लग जाते हैं। कोई प्रयोग है तो प्रयोग करने के लिए उद्दीपन आएगा तभी तो प्रयोग कर पाएंगे, और प्रयोग उद्दीपन के परिणाम स्वरूप अनुक्रिया भी कराएगा, अनुक्रिया भी सुनिश्चित कराएगा। तो उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अगर अध्ययन करना हो तो प्रयोगात्मक विधि से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। प्रयोगात्मक विधि ही होती है जो कहीं ना कहीं उद्दीपन अनुक्रिया के लिए सर्वाधिक संबंध भी रखती है और महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है, क्योंकि प्रयोग के जो साधन है वो उत्तेजना लाते हैं, उद्दीपन प्रारंभ करते हैं जिससे हम अनुक्रिया करने के लिए सचेत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो आंसर जाएगा प्रयोगात्मक विधि। तो बच्चों ध्यान रखें, इसका आंसर क्या जाएगा? प्रयोगात्मक विधि जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? इसका उत्तर तो सही आना चाहिए। मैं आपसे ऐसी उपेक्षाएं रखता हूं कि इसका उत्तर तो सभी का सही आएगा, क्योंकि सिंपल प्रश्न है बिल्कुल। इससे पहले वाला तो हो सकता है थोड़ा सा आप ना समझ पाए हो या थोड़ा हल्का फुल्का जटिल हो, पर यह प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? अब वस्तुनिष्ठ विधियां याद करो कौन कौन सी है। प्रयोगात्मक विधि है, उपचारात्मक विधि है, निरीक्षण विधि है। कौन कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ है और कौन कौन सी नहीं है आपको याद करना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया था आपको, मनोविज्ञान की विधियों को हमने 2 भागों में बांटा था, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ विधियों को फिर 6 भागों में बांटा था। इसमें जीवन इतिहास विधि भी थी, इसमें तो ऑप्शन में वो भी नहीं है। आंसर आ रहा है सी। सबसे पहले नीलू धाकड़ जी का आंसर सी आया है, मुकेश मुस्कान का ए आया है, रितु का किरार का बी है, मीनू बानू जी का 4 का सी। हाँ बेटा, थोड़ा 4 का सी ऐसे लिख देती हो ना तो चीज़ें क्लियर हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है ऊपर वाले का आंसर ही चल रहा हो, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और जो आपका लाइव चलता है उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है टाइम ड्यूरेशन का, लगभग 30 सेकेंड के आसपास का।
हाँ 30 के आसपास का ही अंतर रहता है, तो पता नहीं चल पाता है कि ऑप्शन ऊपर वाले का आंसर दे रहा हो या नीचे जस्ट चल रहा है स्क्रीन पर उसका। तो थोड़ा सा का आप आंसर लिख देना। 4th का ए है, 3 का 3 का सी है, तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। संजय धाकड़ जी 4 का सी है, बहुत बढ़िया बेटा। दीपक धाकड़ जी सी है, बहुत बढ़िया। अरविंद केवट जी 4 का सी है, बहुत बढ़िया। देव म्यूजिक करा दिया 4 का सी, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। वस्तुनिष्ठ विधि कौन कौन सी है? देखो प्रश्न है नहीं वाला, नहीं है तो प्रयोगात्मक विधि वस्तुनिष्ठ है, उपचारात्मक विधि वस्तुनिष्ठ है, पर आत्मनिरीक्षण विधि वस्तुनिष्ठ कैसे हुई? ये तो आत्मनिष्ठ है। आत्मनिरीक्षण विधि वस्तुनिष्ठ नहीं है, आत्मनिरीक्षण विधि आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आती है। तो आंसर जाएगा बच्चों सी, आंसर जाएगा। तो जिनका भी सी है बहुत सुंदर। हाँ शिव व्हील गेमिंग, नमस्ते नमस्ते। और निरीक्षण विधि भी वस्तुनिष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वां, किस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणी के लिए के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है? ऐसी कौन सी विधि है जो भविष्यवाणियों के भी अतिरिक्त कथन और कारण सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन है सह संबंध विधि, बी ऑप्शन है अवलोकन विधि, सी ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि और डी ऑप्शन है वर्णनात्मक विधि। तो क्या आंसर होना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 5वें प्रश्न का क्या आंसर होगा बताइए। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। कथन और कारण मतलब कोई भी कार्य किन कथनों के तहत होता है, किन कारणों से होता है। तो आपको आंसर देना है किन कारणों से होता है। देखिए सह संबंध विधि है क्या, अवलोकन विधि है क्या, प्रयोगात्मक विधि है क्या, या वर्णनात्मक विधि है क्या? थोड़ा सोचिए, समझिए और प्रयास कीजिए। आंसर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, बिल्कुल आंसर आएगा। हाँ शेयर कीजिए, बच्चे जुड़ गए हैं, 40 बच्चे हो गए हैं, शेयर कीजिए। और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बच्चों का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। ये बिल्कुल स्टेटस पे डाल दीजिए, लाइक कीजिए। हाँ 5 का 2 है अवलोकन, 5 का बी, बहुत बढ़िया। 5 का बी अविनाश जी, दीपक धाकड़ जी 5 का बी, संजय धाकड़ जी बी, ऋतुकुमार जी बी, नीलू धाकड़ जी 5 का सी है। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर है नीलू जी का, बहुत सही आंसर पर पहुंचे हैं, बहुत शानदार। देखिए उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणी, हम भविष्यवाणी भी करेंगे उसी के आधार पर, वो विधि होनी चाहिए पहली बात तो जिस पर हम भविष्यवाणी करें। उसके अतिरिक्त एक बात और कही उन्होंने कि कथन और कारण, देखो कारण भी होना चाहिए उसके पीछे। वो ये अपन ने कथन दिया तो उसके पीछे कारण होना, रीजन होना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं कोई भी कथन हम कैसे भी बोल दें और बस सब दुनिया उसको मान ले। तो कथन और कारण का सिद्धांत पर आधारित है, मतलब जो कथन है ना उसके पीछे कारण रीजन होना जरूरी है। तो सहसंबंध विधि में क्या रीजन होगा? कोई रीजन नहीं, संबंध है दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में। अवलोकन विधि बताइए, अवलोकन विधि में हम किसी के व्यवहारों का अवलोकन करते हैं, किसी के कार्यों का अवलोकन करते हैं, तो उसमें कथन कारण कहाँ होगा? चलो भविष्यवाणी कर सकती हो कि यार ये जीवन में बहुत उच्च पद पर जाएगा, इसके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि हमने उसके व्यवहारों का अध्ययन किया है। पर ऐसा नहीं है, भविष्यवाणी कर दोगे परंतु कथन कारण कैसे सिद्ध करोगे? तो इसके बाद में आता है प्रयोगात्मक विधि, जिसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर हम बात करें तो इस विधि में हम कोई प्रयोग करते हैं तो वो उसके कथन भी आते हैं और उसके रीजन भी आते हैं, कारण भी आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे रीजन भी निकल के आता है। और वर्णनात्मक विधि को बोलते हैं एक्सप्लेनेशन मेथड, तो जिसमें हम वर्णन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसमें कथन कारण क्या होगा? न कोई विशेष भविष्यवाणी। तो आंसर जाएगा बच्चों सी। क्या आंसर जाएगा? आंसर जाएगा सी, प्रयोगात्मक विधि। आंसर जाएगा सी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए 6वां, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ये शायद रिपीट हो गया प्रश्न रिपीट हो गया है 6वां। तो 6वां प्रश्न रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लगाते हैं जीवन पर्यंत का। 6वें का आंसर क्या है? सी है, जीवन पर्यंत। रिपीट हो गया प्रश्न,
ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है वे है। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे कौन है? देखिए, ए ऑप्शन है सामान्य बच्चों के लिए, बी है समस्यात्मक बच्चे के लिए, सी है सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, और डी है प्रतिभाशाली बच्चे के लिए। उपचारात्मक विधि, आंसर बताइए क्या आंसर आएगा? सातवें का आंसर दिया है नीलू धाकड़ जी ने सर, 7 का बी है। बहुत बढ़िया बात। और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 7 का बी, जगवान जी का भी आ गया है, दीपक धाकड़ का भी आ गया है बी आंसर, बहुत बढ़िया। श्वेता कुशवाहा का सी है, मनीष का बी है, अरविंद केवट का 7 का बी, पूर्ति धाकड़ 7 का बी, मुस्कान बहुत बढ़िया, संजय धाकड़ जी बहुत बढ़िया 7 का बी, मुस्कान जी बहुत बढ़िया, महेश साहू बहुत बढ़िया बात है, श्वेता कुशवाहा, मनीष जाटव बहुत बढ़िया, मुस्कान अहिरवार बहुत बढ़िया, क्या बात है। उपचारात्मक समस्यात्मक बालकों के लिए ही श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही बात है। सामान्य बालकों के लिए तो उपचारात्मक विधि होगी नहीं, ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए होगी नहीं। ऑप्शन बचे 2, ये दोनों। तो देखिए सामान्य बालकों के लिए तो है नहीं, तो ये भी कट हो गया। आंसर क्या बचा बच्चों? सामान्य बालक और साथ में लिखा है ना समस्यात्मक है, तो 2 चीज जुड़ गई यहाँ पर। तो सामान्य बालकों के लिए तो है ही नहीं उपचारात्मक विधि, किसके लिए है? वे चिल्ड्रन जो प्रॉब्लम से फेस करते हैं, अर्थात समस्यात्मक बच्चों के लिए है। तो उपचारात्मक विधि का प्रयोग समस्यात्मक बालकों के लिए किया जाता है, और यह जाना जाता है कि समस्या क्यों आई और समस्या का समाधान कैसे किया जाना चाहिए। तो समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसके लिए बनी है आपकी उपचारात्मक विधि समस्यात्मक बालकों के लिए। अगला प्रश्न, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? केस अध्ययन विधि में क्या सही नहीं है? यह एक वैज्ञानिक विधि है, बी ऑप्शन यह विधि बहुत ही जटिल होती है, सी यह सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान कराती है। तो कौन सा कथन जो है वो इससे संबंधित नहीं है? 8 का आंसर क्या आएगा दीजिए जल्दी से। सामान्य बालक समस्यात्मक बालक नहीं होंगे, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहारों में या क्रियाकलापों में कोई समस्या देखने को मिले, उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। समस्यात्मक बालक कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, क्योंकि आईक्यू से कोई डिपेंड नहीं करता है। समस्यात्मक बालक तो वो कोई भी हो सकता है जिसके जीवन में समस्या आए, लेकिन सामान्य बालक को अपन उसमें थोड़ी ले जाएंगे उपचारात्मक विधि में। एक सामान्य बालक का हम क्यों उपचार करेंगे? उपचार तो हम उसका करेंगे जो समस्या में घिरा हो, ये है। हाँ, 8 का सी, 8 का सी, आठ का सी, हाँ सी तो है, लेकिन कुछ और भी आंसर है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना। सी भी है, कुछ हद तक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सी आंसर नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल समझ केस स्टेज विधि के ही है। अनूप कुमार बी, भैयालाल जी सी, नीलू जी 8 का सी, श्वेता जी ओके सर, शिवनंदन जी बी, रानी सोनी 8 का बी, श्वेता कुशवाहा 8 का बी, प्रियंका धाकड़ जी 8 का सी, महेश साहू, अच्छा सॉरी महेश साहू 8 का बी, अविनाश चतुर्वेदी जी 8 का डी है। सुनिए कहानी, कहानी सुनिए बड़े ध्यान से। केस अध्ययन विधि का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है, या तो सही है। यह बहुत ही जटिल विधि है, यह सरल और सस्ती है, बिल्कुल। केस स्टडी मेथड होती क्या है? जीवन इतिहास विधि को ही बोलते हैं केस हिस्ट्री मेथड। केस अध्ययन विधि, जीवन इतिहास विधि, जिसके जनक है टाइडमैन। इसके जनक कौन है बच्चों? टाइडमैन है। कौन है? टाइडमैन। इसी को बोलते हैं जीवन इतिहास विधि।
इसी का नाम है जीवन इतिहास विधि। अब जीवन इतिहास विधि का अपन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो जीवन का अध्ययन करना पड़ेगा। तो सरल विधि तो है और सस्ती भी है, एक तो ये भी आंसर है, बिल्कुल सही है। और यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का समाधान करती है, तो ये भी सही है। यानी दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं, केवल दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा भ्रम है। तो देखिए, यह सरल और सस्ती विधि है। देखिए, विधि तो जीवन का अध्ययन करना है, तो बहुत सरल तो नहीं है, परंतु अगर ऑप्शन देखें बी, यह विधि बहुत जटिल है, ठीक है, यह विधि बहुत जटिल है, ये कथन इतना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि इतनी जटिल भी नहीं है कि हम उसके कारणों का पता लगाएं। और वो बालक है, जैसे एक बालक विद्यालय आ रहा है, तो विद्यालय आने पर हम केस हिस्ट्री मेथड का उपयोग करते हैं। तो आप मुझे बताइए, कोई बालक देरी से विद्यालय आ रहा है और देरी से आने का आप पता लगाएंगे, तो केस स्टडी मेथड से पता लगाएंगे। उसके घर पर जाएंगे, पूछेंगे भैया तो आपका बालक विद्यालय रोज ना देरी से क्यों आता है पर डे, तो वो कहेंगे कि उसकी मम्मी उसको पापा के लिए खाना खेत पर भेज देती है। अब इस बात का पता लगाने में आप बताइए कौन सी महंगी हो गई, और यह विधि बहुत जटिल है, कौन सी जटिल हो गई बताइए आप मुझे। तो यह विधि बहुत जटिल है, यह कथन सही नहीं है, ध्यान रखना, यह कथन सही नहीं है, यह विधि बहुत जटिल है। किसी बालक ने होमवर्क नहीं किया है, विद्यालय से बाउंड्री कूद करके भाग जाता है, बाउंड्री को लांग करके भाग जाता है, प्रतिदिन देरी से आता है, होमवर्क नहीं करता है, तो हम उसका केस स्टडी मेथड से पता लगाएंगे। तो यह विधि सरल व सस्ती है, यह तो है सही, यह विधि बहुत जटिल है, यह कथन सही नहीं है। तो आंसर जाएगा, यह विधि बहुत जटिल होती है, यह कथन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, नवा, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता डैश 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 को प्रचलित करता है। प्रश्न है प्रचलित करता है, क्या करता है, देखिए प्रश्न बहुत शानदार है। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता को प्रचलित करता है। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी। आंसर नहीं आ रहे हैं आपके, क्या बात है। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता को प्रकलित करता है, क्या करता है बताइए। अनाश्रित चर करता है, या बाह्य चर करता है, या मध्यवर्ती चर करता है, या आश्रित चर करता है। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता वो है जो प्रयोग कर रहा है, और जिस पर कर रहा है उस पर आश्रित रहता है क्या, बताइए, आश्रित चर है क्या। प्रश्न को ही आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए समस्या आ रही है आपको। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्या है। डी हो सकता है, मनीष जाटव जी कह रहे हैं। भैयालाल भील 9 का ए, बहुत सुंदर जवाब आपका भैयालाल जी, बहुत बढ़िया। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता को प्रकलित करता है, ए ऑप्शन है अनाश्रित चर, चर है ये, चार लिख दिया उन्होंने, चर है चर ये, बाह्य चर, मध्यवर्ती चर और आश्रित चर। प्रयोगकर्ता किसी पर प्रयोग कर रहा है, आप मुझे बताइए, प्रयोगकर्ता थोंडाई प्रयोग करता है बिल्ली पर, ठीक है ना, और प्रयोग कर रहे हैं बिल्ली के ऊपर, तो क्या बिल्ली, क्या होना चाहिए, प्रयोगकर्ता डैश 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 किस चर के तहत आएगी।
प्रियंका धाकड़ जी 9 का 3 नहीं, आंसर जाएगा बच्चा इसका अनाश्रित चर। अनाश्रित चर वो होता है जिस पर हम आश्रित नहीं है, हम थोड़ी उस पर आश्रित हैं। वो अनाश्रित है, वो जैसा करेगा उसका अध्ययन करना है हमें। तो बिल्ली है, होंडाई प्रयोग करता है बिल्ली के ऊपर, और प्रयोगदाता अर्थात बिल्ली है। तो बताइए बिल्ली और होंडाई में कुछ है क्या संबंध? वो तो केवल प्रयोग कर रहे हैं। क्या होंडाई के अनुसार बिल्ली चलेगी क्या पावलाव के अनुसार कुत्ता लार टपकाएगा? तो इन दोनों में अनाश्रित चर आएगा। क्या आएगा? अनाश्रित चर। तो प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता का कोई आश्रित नहीं होता है, अनाश्रित होता है, अनाश्रित चर। तो आंसर जाएगा ए, अनाश्रित। आप थोड़ी सी समझ नहीं पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है या हेर फेर करता है, प्रश्न बहुत अच्छा है, उसे कहा जाता है। अब आंसर बताइए आप। वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है या हेर फेर करता है उसे कहा जाता है। क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए राधिका धाकड़ जी। वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है या फिर हेर फेर करता है उसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है स्वतंत्र चर कहा जाता है क्या? बी है उत्तरदायी चर कहा जाता है क्या? सी है संयम चर कहा जाता है क्या? और डी है आश्रित चर कहा जाता है क्या? क्या आंसर आना चाहिए? पर मैं समझाता हूं स्वतंत्र चर क्या है और आश्रित चर क्या है। ये चरों के प्रकार हैं अलग अलग, ये अलग अलग प्रकार हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के चर होते हैं। स्वतंत्र चर हैं उसके दो प्रकार होते हैं, प्रयोगात्मक चर और नियंत्रित चर। ऐसे अलग अलग इनके उदाहरण होते हैं। तो आंसर दीजिए, फिर अपन डिस्कशन करेंगे क्या आंसर है और उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ जाइए बच्चों। हाँ हाँ, प्रयोगात्मक चर है एक, तो एक है स्वतंत्र चर। ऐसे ही सभी के अलग अलग होते हैं। दीपक धाकड़ जी ए आंसर, राधिका ए, नीलू धाकड़ जी ए। देखिए सुनिए कहानी, आंसर इसका ए है। ध्यान रखना, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है प्रयोगात्मक चर, जिसमें हम प्रयोग करते हैं और व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, उनके माध्यम से प्रयोग करते हैं। और एक है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वो होते हैं जिसमें हम बालक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। राधिका धाकड़ जी समझ में नहीं आ रहा है? देखो बेटा ये चर हैं, ये इनको थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगी, टॉपिक बड़ा है ये, इसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा ना तो चीज़ें समझ में आएगी। अब इतना समय नहीं है क्योंकि टाइम उतना ही है और प्रश्न 20 हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तब इसके प्रकार बहुत सारे होते हैं अलग अलग, इसलिए हम किसी क्लास में डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है ना। और यहाँ तो सीधा आंसर पूछ लिया, इसलिए कोई बात नहीं है, क्लास में मैं समझाऊंगा या फिर एक दिन किसी की क्लास में ले लूंगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है 1 से 1.5 घंटे का, तब चीज़ें क्लियर होगी। आश्रित चर क्या है, अनाश्रित चर क्या है, स्वतंत्र चर क्या है, उत्तरदायी चर क्या है और संयम चर क्या है, पर इनके कितने भाग हैं, पर इनके कितने प्रकार हैं, खंड हैं, इस पर चर्चा तो बेटा लंबे समय में हो पाएगी। अभी जस्ट ऐसे डिस्कशन करेंगे कि स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर क्या होता है? जैसे स्वतंत्र चर जिसमें हेर फेर कर दी जाए, जिसमें चीज़ों को बदल दिया जाए, इसमें बालक जो होता है वो स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र का मतलब इसमें फ्रीडम वेरिएबल, इसमें फ्रीडम वेरिएबल होगी। वेरिएबल का मतलब जिसमें हेर फेर हो जाए, और कैसा? जिसमें बालक स्वतंत्र होकर कार्य करे। तो प्रयोगात्मक विधि में बालक जो है वो प्रयोग करता है, या जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी स्वतंत्र होता है, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोगात्मक चर एक है जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे बिल्ली हो कुत्ता हो। दूसरा है स्वतंत्र चर, वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति स्वतंत्र होता है,
उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, तो स्वतंत्र चर के माध्यम से हम उस पर कार्य करते हैं, तो आंसर जाएगा इसका स्वतंत्र चर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, इसलिए बड़ा टॉपिक है, करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के अधीन में होने वाला चर। अब देखिए फिर प्रश्न आ गया, प्रयोगकर्ता के, देखो प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के अधीन में होने वाला चर, ये टॉपिक बड़ा है इसलिए थोड़ा सा इसको डिस्कशन करेंगे अपन, तब इसके आंसर सही होंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मैं पढ़ाऊंगा इसको। प्रयोग विधि में हम किसी पर प्रयोग कर रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंट मेथड में प्रयोग करता, जो प्रयोग कर रहा है के अधीन में होने वाला चर, उसके अधीन में कौन सा चर आएगा, जो प्रयोगदाता होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के अधीन में होने वाला चर, प्रयोगकर्ता कौन है, आप सब जानते हैं, हमने हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण पढ़ा। हरमन रोसा ने कहा कि जो अनुभवी व्यक्ति है, जो मनोचिकित्सक हो, कोई अनुभवी, वो प्रयोगकर्ता होगा, और जिस पर हम प्रयोग करेंगे वो प्रयोगदाता होगा। आप मुझे बताइए, जो प्रयोगदाता होगा उस पर किसी प्रकार का अंकुश होगा क्या। स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड दिखाएंगे, छात्र अपनी अनुक्रिया स्वतंत्र रूप से करेगा, उस पर किसी प्रकार का अंकुश होगा क्या कि नहीं तुझे ऐसा बोलना है कार्ड देख करके, उसको कार्ड में जो दिखेगा वो बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा उसका परिणाम होगा, उसका व्यक्तित्व होगा, उसके विचार, भावनाएं, नजरिया, दृष्टिकोण होंगे। इसको बोला गया है स्वतंत्र चर। आश्रित चर वो होता है जिस पर हम आश्रित होते हैं, अनाश्रित चर वो होता है जिसमें हम आश्रित पर एक और आश्रित होते हैं, यानी कई लोगों पर आश्रित होते हैं। तो इस तरह से इसके विकल्प हैं अलग अलग, वो हम पढ़ेंगे। अभी आप बताइए, प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के अधीन होने वाला चर, तो आंसर जाएगा स्वतंत्र चर। क्या जाएगा, स्वतंत्र चर, उसमें आश्रित चर नहीं जाएगा, तो आंसर जाएगा स्वतंत्र चर। ठीक है, ये आंसर जाएगा स्वतंत्र, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। पढ़ने के बाद में इसके ये 3 प्रश्न थे, वो तीनों ही सही होते हैं आपके, तो ध्यान रखना, प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के अधीन होने वाला जो चर है वो स्वतंत्र चर होता है, जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा स्वतंत्र चर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, हम जिस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं उसी व्यक्ति से समाचार ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है। अब ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ये प्रश्न टफ नहीं है, वो 3 प्रश्न एक टॉपिक से आए थे, जिसमें आश्रित चर, अनाश्रित चर, वो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। हम जिस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं उसी व्यक्ति से समाचार ग्रहण करने की विधि कौन सी है। ए ऑप्शन अनुधैर्य विधि, बी है प्रयोग विधि, सी है अवलोकन विधि, और डी है आत्मनिरीक्षण विधि। जल्दी बताइए, प्रश्न है 12वां, 12वें का क्या आंसर आएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ी समझ पर आधारित प्रश्न है, समझ पर आधारित है। क्या आंसर आएगा बच्चों, बताइए। हम जिस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं उसी व्यक्ति से समाचार ग्रहण करने, थोड़ा पढ़िए ध्यान से प्रश्न को, थोड़ा पढ़िए, प्रश्न अच्छा है, समझ पर है, समझ पर, आपकी समझ का ही आकलन कराएगा ये प्रश्न मात्र, ये इसका कोई विशेष ज्ञान से संबंध नहीं है, केवल प्रश्न की समझ और उसके विकल्प की समझ, इन दोनों पर डिपेंड है ये प्रश्न। हाँ, आंसर तो आया है, श्वेता कुशवाहा जी डी। हाँ, अनूप कुमार जी बहुत बढ़िया, ए या डी। राजू 12 का सी, श्वेता कुशवाहा जी 12 का डी। बहुत बढ़िया, प्रयास तो कीजिए, प्रश्न तो बहुत सच्चा है, प्रश्न टफ थोड़ी है, प्रश्न तो आपको वो देखने में ही थोड़ा टफ लग रहा होगा, अगर समझ के करोगे तो कुछ नहीं है उसमें।
जी जल्दी बताइए, राजू सहरिया जी 12 का सी, श्वेता हाँ जल्दी जल्दी बताइए, संजय धाकड़ जी 12 का सी, हाँ देव म्यूजिक कैडरिया। सुनिए, आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता हो उसी व्यक्ति से समाचार ग्रहण किए जाते हों। एक मैं हूं, मेरे समाचार, समाचार जानते हो, जानकारियां, जानकारियां, मेरी जानकारी मेरे से ही की जाए, मेरी खुद की जानकारी, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा नजरिया दृष्टिकोण कैसा है, मेरे विचार, मेरे गुण अवगुण, ये सब मुझे ही जानना है। उसी व्यक्ति से समाचार ग्रहण किए जाएं, उसी व्यक्ति से। मेरे समाचार मैं ही अध्ययन करूं, मेरे समाचारों का, ठीक है, मेरे गुणों का, मेरी सूचनाएं, सूचनाएं क्या है, समाचार, मेरे विचार भावनाओं का अध्ययन मैं ही करूं। बताओ ऐसी कौन सी विधि है? क्या प्रयोग विधि है? अनुधैर्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। अवलोकन विधि है? बिल्कुल नहीं है। अवलोकन में हम दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, दूसरे की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, तो समाचार इकट्ठे करते हैं। सूचना है समाचार। न्यूज का मतलब क्या है? आपने समाचार को इंग्लिश में पढ़ा होगा, न्यूज क्या है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की सूचनाएं। भाई समाचार का इंग्लिश क्या है? न्यूज। न्यूज का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं की सूचनाओं को समाचार कहते हैं। पर यहां उसी व्यक्ति के समाचार, मेरे समाचार में ही, तो बच्चों आंसर जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि। क्या जाएगा? आत्मनिरीक्षण विधि के जनक कौन हैं? विलियम वुंट। विचार किसने दिए थे? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने दिए थे अंतर्दर्शन विधि, आत्मनिरीक्षण विधि के, और जनक विलियम वुंट, उनके शिष्य टिचनर, अवलोकन विधि के वाटसन। इस तरह से याद रखना है। आंसर जाएगा डी। अगला बताइए, कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन पर है मामले का अध्ययन, केस स्टडी। कोई मामला है, उसकी जानकारी प्राप्त करना है तो केस स्टडीज करेंगे। एक बालक लेट आता है, ये मामला है। एक अध्यापक पढ़ाने में अच्छा नहीं है, ये मामला है। एक अध्यापक ही क्लास में लेट जाता है पढ़ाने के लिए, ये मामला है। प्रिंसिपल अच्छे से कार्य नहीं करवाता है। ये सब केस स्टडी मेथड में आते हैं। सारी विद्यालय समस्या समस्याएं सब केस स्टडी में आ जाएगी। बी है आत्मनिरीक्षण विधि, जैसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं का इंस्पेक्शन करना अपना अंदर। प्रयोगात्मक विधि जिसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, बिल्कुल मैं बताया था आपको। अवलोकन विधि को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो कक्षा में किस विधि का उपयोग किया जाएगा? आंसर बताइए इसका। कक्षा की विधियों का, गतिविधियों का, कक्षा की स्थिति गतिविधियों का अध्ययन किन विधियों के अध्ययन किया जाएगा? बताइए। कक्षा की समस्याओं को जानना है, केस स्टडी। गतिविधि स्थिति का अध्ययन किससे किया जाएगा? आंसर यह देना है, कक्षा की गतिविधियों का अध्ययन किस विधि से करेंगे? हाँ, रूबी तिलवी 12 का डी। ये 13वां प्रश्न है, 13वां 12वां का डी बिल्कुल सही है आपका। 13वां बताइए। 13 का डी राहुल साहू। अच्छा, अनूप कुमार डी। राजू सहरिया 13 का सी। मीना बानू जी 13 का डी। राधिका धाकड़ जी 13 का ए। बच्चों, कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? कक्षा की गतिविधि है, कक्षा की क्या स्थिति है, उसको जानने के लिए बेटा अवलोकन विधि, हमें कक्षा की विधियों का अवलोकन करना पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगी। क्या स्थिति है पढ़ाई में, क्या स्थिति है बच्चों की सीखने में, और टीचर क्या पढ़ा रहा है, और बच्चे कितनी मात्रा में सीख रहे हैं। तो आंसर जाएगा अवलोकन विधि। क्या जाएगा बच्चों? अवलोकन विधि जाएगा। कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से विधियों का उपयोग किया जाता है। आंसर है अवलोकन विधि का किया जाता है बच्चों। किस विधि का? अवलोकन विधि का, ध्यान रखना। अगला प्रश्न 14वां, अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है बताइए? और प्रश्नावली विधि दी है वुडवर्थ ने। मैं समझा देता हूं। प्रश्नावली विधि
प्रश्नावली विधि के जनक हैं वुडवर्थ, याद रख लेना। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि 4 प्रकार होते हैं, खुली प्रश्नावली विधि, बंद प्रश्नावली विधि और सचित्र प्रश्नावली विधि और मिश्रित प्रश्नावली विधि। खुली प्रश्नावली वो होती है जिसमें प्रश्न होते हैं और उसके उत्तर आराम से खुल खुलकर लिखते हैं, खूब व्यापक रूप से लिखते हैं, बड़े स्वरूप में लिखते हैं, वो है खुली प्रश्नावली विधि। और बंद वो है जिसमें हम प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में, यस या नो में देते हैं। सचित्र प्रश्नावली विधि वो है जिसमें चित्र के माध्यम से देते हैं। और मिश्रित वो है जिसमें उपरोक्त तीनों प्रकार का समावेश होता है। सुकरात ने कौन सी दी है? जॉन डीवी ने कौन सी दी है? आंसर बताइए। रूसो ने कौन सी दी है? अरस्तु ने कौन सी दी है? क्या आंसर जाएगा? बताइए जल्दी जल्दी, प्रश्नोत्तर विधि। आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। राकेश जामोद जी सुकरात, चांदनी बुनकर जी 2, सुकरात यूनान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आपके, बहुत सराहनीय है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, बहुत शानदार प्रश्न है। धनराज लोधा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब जुड़े हैं धनराज जी आप? खूब लेट हो गए हैं, खाना वाना बनाने लग गए थे क्या? अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसने किया प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग? जल्दी। राधिका धाकड़ जी 14 का बी, श्वेता जी, रानी सोनी जी बी जी, देवकली पटेल बी, सुशीलू यादव जी सुकरात, सपना यादव जी 14 का 2, रवीना चंदेल जी बी, शिवनंदन यादव जी बी, बहुत बढ़िया शानदार शिवनंदन जी, मनीष जाटव जी बी, सीमा जी, धनराज लोधा जी हाँ, बहुत बढ़िया, खाना ही बना रहे थे। अगला देखिए, प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है? ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं सुकरात। कौन है? सुकरात। ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता सुकरात हैं और प्रश्नावली विधि के जन्मदाता वुडवर्थ हैं। प्रश्न बहुत शानदार है, अच्छा है, आंसर जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए 15वां, किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर तो सभी को देना है, इसका आंसर तो सभी को देना है, जल्दी जल्दी दीजिए। किंडरगार्टन विधि का बहुत फास्ट गति से देना है। और आपको किंडरगार्टन विधि का, किंडरगार्टन शब्द, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, बाल उद्यान, जिसमें शिक्षक को माली कहा है और छात्रों को पौधा कहा है। बताइए कौन है? शिक्षक को तो क्या कहा? माली। यहां से प्रश्न रीट में पूछा गया था। शिक्षक माली के समान होता है, बालक पौधे के समान होता है। विद्यालय बाल उद्यान है जिसको बोलते हैं किंडरगार्टन शब्द। और किंडरगार्टन जो शब्द है, हाँ, उसका शाब्दिक अर्थ बच्चों का बगीचा है, बाल उद्यान है। और ये भी आपको याद रखना है, जो एलकेजी नर्सरी शब्द होता है, नर्सरी, नर्सरी में क्या मिलते हैं? पेड़ पौधे। फिर होता है एलकेजी, फिर होता है यूकेजी। एलकेजी का मतलब होता है लोअर किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन, और यू का मतलब होता है अपर किंडरगार्टन। तो ये तीनों कक्षाएं किंडरगार्टन विधि के तहत आती है। और ये किसने दी है? मॉन्टेसरी ने नहीं दी है, जॉन टीवी ने नहीं दी है, सेंसू ने नहीं दी है, प्रोवेल ने दी है। किसने दी है? प्रोवेल। प्रोवेल हैं किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता और संप्रत्यय कॉन्सेप्ट देने वाले। तो किंडरगार्टन विधि का संप्रत्यय और कॉन्सेप्ट या जनक प्रोवेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 16वां, निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? बताइए आंसर। मानवतावादी सिद्धांतकार कौन है? आंसर दीजिए, आंसर जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार हैं? कौन है इनमें से मानवतावादी? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी, फास्ट। 16वां प्रश्न चल रहा है।
16वां प्रश्न का आंसर डी। 15 का ए, रवि शिवनंदन यादव जी। रवीना चंदेल जी 16 का डी। बहुत बढ़िया रवीना जी आपको। राधिका धाकड़ जी 16 का डी। भैयालाल जी 16 का डी। हाँ, संजय धाकड़ जी 16 का ए। राजू सहरिया जी 16 का ए। श्वेता कुशवाहा 1840 में जर्मनी में खोला गया था। हाँ, सपना यादव जी। राकेश जामोद 16 का डी और सपना यादव जी 16 का ए। मानवतावादी से ये आया था यूपी टेट में प्रश्न। ये प्रश्न संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में पेपर हुआ था ऑफलाइन, वहां भी पूछा गया था ये प्रश्न। 2011 एमपी टेट हुआ था, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होने लगे हैं। उसमें ये प्रश्न पूछा गया था जो बोर्ड पर है अभी। अरविंद केवट जी डी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया अरविंद, बहुत बढ़िया। और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक मानवतावादी कार्य है, तो ध्यान रखना। सिगमंड फ्राइड कौन है? आप सब जानते हैं, मनोविश्लेषणवादी। सिगमंड फ्राइड कौन है? पावलाव कौन है? व्यवहारवादी। पावलाव कौन है? व्यवहारवादी। एरोन ब्रेक क्या है? संज्ञानवादी। और कॉल रॉजर्स क्या है? मानवतावादी। कौन है? मानवतावादी। कॉल रॉजर्स है। और एक है इब्राहिम मास्लो। कौन है? इब्राहिम मास्लो। इब्राहिम मास्लो भी मानवतावादी हैं। तो इब्राहिम मास्लो के शिष्य है कॉल रॉजर्स। कॉल रॉजर्स इब्राहिम मास्लो के शिष्य है। अगला प्रश्न देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किया था? ऐसे कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने समोआ द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किया था? बताइए आप, कौन है? ए ऑप्शन है मार्गरेट मीड, बी है फ्राइड, सी है हॉलिंगबर्थ और स्टैनले हॉल। डी ऑप्शन पर स्टैनले हॉल। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किया था? बताइए आंसर। क्या आंसर जाएगा जल्दी जल्दी? 17 का ए। बहुत बढ़िया संजय धाकड़ जी 17 का ए। विक्की कामनी डी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी फास्ट। मार्गरेट मीड, बहुत बढ़िया। देखिए समोआ द्वीप पर अध्ययन किया था, अनुदैर्घ्य अध्ययन किया था, मार्गरेट मीड ने किया था। किसने किया था? मार्गरेट मीड ने, एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने अध्ययन किया था समोआ द्वीप पर और अनुदैर्घ्य अध्ययन किया था, जिसकी सहायता से इन्होंने समझा था कि किस तरह से हम, ठीक है, किसी के व्यवहारों को, क्रियाशीलता को, सांस्कृतिक क्रियाकलापों को सीखते हैं। इसका अध्ययन किया था। 18वां प्रश्न के निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए सही है, प्रश्न है सही नहीं है, नहीं सही है। तो देखिए कौन सा सही है इनमें से, देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। अठारहवां प्रश्न का आंसर क्या जाएगा? बताइए जल्दी बताइए। राधिका धाकड़ जी 18 का बी। राकेश जामोद जी 18 का बी। धनराज लोधा जी बी। के अरविंद केवट जी, मनीष जाटव जी 18 का सी हो सकता है। राकेश जामोद जी 18 का बी।
बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या आएगा। अनूप जी बी और डी सर जी, सीमा भलाला जी, क्या आंसर जाएगा जल्दी बताइए। कौन सा युग्म सही है। बताइए जल्दी से। निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ए ऑप्शन पर अधिगम के प्रकार कॉलर ने दिए थे क्या, नहीं दिए। अनुभव जन्य अधिगम का सिद्धांत कॉल रॉजर्स ने दिया था, दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत गैने ने दिया था क्या, नहीं दिया। बांडुरा ने दिया था, बांडुरा है। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बांडुरा ने दिया था। कॉलर किसने दिया था, बर्दीमर ने। तो कॉलर ने दिया था, बर्दीमर ने दिया था। अधिगम के प्रकार किसने दिए थे, थॉर्नडाइन ने। किसने दिए थे, थॉर्नडाइन ने। तो कौन सा सही है आंसर, आंसर बी है। अनुभव जन्य अधिगम का सिद्धांत कॉल रॉजर्स ने दिया था बच्चों। किसने दिया था, कॉल रॉजर्स, जो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। 19वां प्रश्न, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। बताइए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना है, जल्दी बताइए फास्ट। बी कर दें अनूप कुमार जी इसमें। हाँ मनीष जाटव बी, बी देव म्यूजिक। अरे बहुत बढ़िया, 19 का बी अनूप कुमार जी। बस एक प्रश्न और है बच्चों इसके बाद में। राधिका धाकड़ जी 19 का बी। धनराज जी सी, धनराज सी कहाँ है इसका। मनीष जाटव जी, धनराज जी आप क्लास लेने नहीं आते हो बाल विकास की, इसलिए आप भूलते जा रहे हैं। परमार जी वाटसन, बहुत शानदार प्रश्न का उत्तर। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं पोम्पनो जी। बी ऑप्शन वाटसन, सी विलियम बुंट और डी है डेकार्टे। तो देखिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है इनमें कौन, वाटसन। तो व्यवहार का विज्ञान मनोवैज्ञानिक है तो कौन कहेंगे, वाटसन। मतलब अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है ना तब भी प्रश्न का आंसर आ जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इनमें से कोई व्यवहारवादी है ही नहीं वाटसन के अलावा। ना तो पोम्पनो जी है, ना विलियम बुंट है, ना डेकार्टे हैं। व्यवहारवादी कौन है, वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन होंगे, वाटसन। तो कॉमन सेंस भी काम आ जाता है अगर पढ़ते हैं तो। हेमेंद्र चौहान जी नमस्ते, नमस्ते भैया नमस्ते। अगला प्रश्न देखिए 20वां लास्ट प्रश्न है, लास्ट। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है, बताइए। मूल प्रवृत्ति, संवेग जन्मजात होते हैं, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। संवेगों के तुरंत बाद होने वाली क्रिया मूल प्रवृत्ति कहलाती है। मूल प्रवृत्तियों से संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो बताइए क्या आंसर आएगा। मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता, संवेगों के जन्मदाता और मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता एक ही हैं। तो ए ऑप्शन पर है जॉन डीबी, बी पर है वाटसन, सी पर है मैकडूगल और डी पर है आलपोर्ट। क्या आंसर जाएगा। संवेग भी जन्मजात होते हैं। संवेग क्या है, भय, क्रोध, भूख, प्यास, कामुकता, आत्माभिमान, आत्महीनता, आमोद, सब संवेग हैं। संवेग दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। जिन संवेगों से हमें खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है वे सकारात्मक संवेग कहलाते हैं, जैसे कि हर्ष, उल्लास, आनंद, आमोद। जिन संवेगों से हमें कष्ट की या दुख की अनुभूति होती है उन्हें हम नकारात्मक संवेग कहते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग्स, ये नकारात्मक संवेग होते हैं। तो मूल प्रवृत्तियों के और संवेगों के जन्मदाता कौन है, सीमा भलाला जी सी, अरविंद केवट जी सी, इसका दिलीप भी सी। तो देखिए इसका आंसर है सी। विलियम मैकडूगल को संवेगात्मक सिद्धांत के जन्मदाता कहा जाता है और मूल प्रवृत्तियों के भी जन्मदाता कहा जाता है। तो आंसर जाएगा बच्चों विलियम मैकडूगल। तो लास्ट प्रश्न है, विलियम मैकडूगल आंसर है। और बच्चों बहुत अच्छा आपका प्रयास रहा है। एक टॉपिक जो सामने आया है इस कालांश से, अब मैं आपको आश्रित चर क्या है, ठीक है, अनियंत्रित चर क्या है, अनाश्रित चर क्या है, स्वतंत्र चर क्या है, इसकी एक क्लास में आपको
जरूर दूंगा और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूंगा, तो वो सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों, आपका बहुत बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास रहा है। ऐसे ही प्रयास करते रहिए, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हमारे 27 मार्च से नवीन बैच प्रारंभ हो रहे हैं बच्चों। चयन भर्ती परीक्षा 2023 मुख्य परीक्षा के वर्ग 1 और 2 के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के मंडे से सोमवार 27 मार्च से ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन के लिए पवन श्री मांगली भवन, जस्तम चौराहे, गुना, और ऑनलाइन के लिए वर्तिका क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आपको नए जो बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं उनसे आप लाभान्वित हो जाओगे, लाभान्वित रहोगे दोस्तों। तो आप बिल्कुल जल्दी तीव्रता करें और वर्तिका ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको सभी प्रकार के कोर्सेस, लाइव कोर्सेस, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल कोर्सेस आपको उपलब्ध रहेंगे। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत और सभी को शुभ रात्रि।